हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले रीड कर लेते हैं। टू सिक्स फेस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर। डाइस मतलब, डाइस तो आपको पता ही होगा, लूडो लूडो वगैरह खेलते होंगे आप, तो आपको पता ही होगा कि लूडो में जो डाइस होता है उसका उसका कितने साइड होता है वहाँ पर? 6 साइड होता है, सिक्स फेस्ड होता है। देखोगे तो वहाँ पर 6 फेसेस होता है। मतलब एक क्यूब होता है ना, तो क्यूब में कितने फेसेस होता है? 6 फेसेस होता है, 6 सरफेसेस होता है। तो वही वही बता रहा है यहाँ पर कि 6 फेस्ड डाइस कितने? दो। मतलब दो 6 फेस्ड डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर। एक साथ दो लूडो के जो डाइसेस होता है, 6 फेस्ड डाइसेस, वो दोनों डाइसेस एक साथ रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस is sorry what is the probability that the sum of the numbers on both dice is 8? मतलब मान लो कि एक डाइस है जिसमें मान लो 3 आया है। अभी दोनों डाइस एक साथ रोल किए हो तो उसका जो सम है वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, 8। तो एक में 3 आया तो दूसरे में 5 आना चाहिए, एक में 5 आया तो दूसरे में 3 आना चाहिए। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। 2 डाइसेस, बहुत अच्छी बात है। कितने साइड है वहाँ पर? 6 साइड। वो नहीं लिखता है, वो तो यहाँ पर दिया हुआ है वैसे, मतलब बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि 6 साइड होता है। तो वो तो हमें पता ही है, डाइस का तो 6 साइड होता ही है, वो एक क्यूब का तो 6 साइड होता ही है। उसको छोड़ दो, क्यूबिटर साइड। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि एक डाइस में कितने नंबर्स रहते हैं। पहले 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं रहता है ना। 6 साइड रहता है तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही रहता है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, क्योंकि दूसरे डाइस तो वो भी तो सेम ही डाइस है ना, तो वो तो लूडो का ही डाइस है, कुछ अलग तो नहीं है। तो उसका भी 6 फेसेस है, उसका भी नंबरिंग सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 सेम ही रहता है। तो उसमें उसमें कोई झंझट नहीं है। वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रहेगा। अभी इससे आगे क्या करना है कि दोनों को एक साथ रोल किया गया है। तो अगर दोनों को एक साथ रोल करेंगे तो 2 नंबर आएगा एक साथ। एक डाइस में एक मतलब समझ लो, मैंने जैसे जो एग्जांपल शुरू में दिया ना, वो 3 5 वाला, उसमें क्या होता है कि पहला वाला डाइस में वो 3 आता है, दूसरे वाला डाइस में 5 आता है। तो अभी वही कर लेते हैं उसको। एक में 3 आया, दूसरे में क्या आया? 5 आया। ठीक है, मतलब आप अभी पूछ सकते हो कि एक क्यों नहीं, दो क्यों नहीं। मैं वो भी बता देता हूँ क्यों नहीं, एक क्यों नहीं। एक एक पहले में समझ लो वो फिक्स्ड हो गया है, एक 1 ही आया है और कुछ नहीं, 1 ही आएगा। तो अगर 1 आया है तो दूसरे में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। 1 1 2 होता है, नहीं होगा। 1 2 3, 1 3 4, 1 5, 1 4 5, 1 5 6, 1 6 7। मतलब मैक्सिमम 1 6 हो सकता है ना, उसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब 1 तो नहीं होगा। मतलब वाइस वर्सा, मतलब दूसरे में भी एक नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां भी एक 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4, तो वो 7 तक जाएगा, 8 नहीं होगा। तो 1 तो मान लो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। अभी दो, अगर 2 आया तो क्या होगा? 2 1 3 2 2 4 2 3 2 5 2 6 2 5 7 2 6। अब 2 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब 2 6 हो सकता है, तो वो लिख लेते हैं पहले। अगर मान लो पहले वाला में 2 आया तो दूसरे में 6 आना चाहिए। अगर अगर टोटल सम 8 होना चाहिए होगा तो, अगर टोटल सम 8 होगा तो वो 2 6 होना चाहिए। तो अभी दूसरा केस भी तो हो सकता है ना, मतलब वाइस वर्सा, जैसे बोला कि पहले में 2 आया, दूसरे में 6 आया। मतलब उसका उसका ऑपोजिट केस भी हो सकता है कि पहले में 6 आया, दूसरे में 2 आया। वो भी तो 8 ही हुआ ना। 2 + 6 6, अगर 8 हुआ तो 6 + 2 भी तो 8 ही हुआ ना। वो तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो अभी समझ लेते हैं कि 6 + 2 आ गया। ठीक है, तो 3 अगर आया तो वो क्या होगा? 3 5 होगा, 3 6 होगा तो वो 9 हो जाएगा, 3 4 होगा तो 7 हो जाएगा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। मतलब 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है। तो इसका इसका भी ऑपोजिट केस हो सकता है, 5 3। समझ में आ रहा है ना? तभी मतलब
ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो अगर आप छोटे हो, मतलब आप कितने उम्र के हो पता नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो तो आपका उम्र बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप एलिमेंट्री लेवल में वो स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो वो आपको बता देते हैं कि समझ लो कि दो डाइस है, मतलब डाइस तो किसी भी कलर का हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। यूजुअली वो रेड होता है या ब्लू होता है, लेकिन वो ग्रीन हो सकता है, येलो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो मान लो पहला वाला डाइस है वो रेड है, दूसरा वाला डाइस ब्लू है। तब रेड डाइस में आ गया 2, तो ब्लू डाइस में आएगा 6। अगर रेड डाइस में 6 आया तो दूसरे डाइस में आएगा, ब्लू वाला डाइस में आएगा 2। अभी अभी इमेजिन करना बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, तो इसको इसके आगे यहाँ पर रेड वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्लू लिख लेते हैं उसके पास। मतलब ये मतलब ये ब्लू रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कलर तो आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अब दूसरे में 4 और क्या हो सकता है, 4 4 5 होगा तो फिर से 5 3 आ जाएगा, 6 6 6 2 आ जाएगा, वो तो नहीं होगा। तो और एक ही केस हो सकता है, वो है 4 4। अभी 4 4 दूसरी बार 4 4 लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस तो सेम ही है। 2 6 6 2 अलग केस है, लेकिन 4 4 4 4 वो तो सेम ही हो गया ना, तो 4 4 तो एक ही हुआ। अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? कितने केस हुआ? 6 2 2 6 6 2 3 5 5 3, मतलब 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, मतलब 5 केसेस हो गया यहाँ पर, 5 हो गया। ये लिख लेते हैं 5 केसेस, जो सेटिस्फाई करता है, जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विच बेसिकली सेटिस सेटिस्फाइज आवर कंडीशन, है ना? सॉरी, पर इन एक्स्ट्रा आ गया, चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। तो ये 5 केसेस है। अभी टोटल कितना केस हो सकता है, मतलब क्या होगा, कितने केसेस हमें मतलब प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि टोटल जो कंडीशन दिया गया है उसको फुलफिल करने वाला कितना केसेस है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना केसेस बन सकता है इन जनरल, यही होता है प्रोबेबिलिटी में। तो अभी 5 केसेस हमें सेटिस्फाई कर रहा है। अभी टोटल कितने केसेस हो सकता है, मतलब जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत आता है उनको पता होगा कि 2 राइसेस एक साथ कर रहे हैं तो वो 1/6 इंटू 1/6 वो कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो पहले वाला में 1 आ गया, सिर्फ 1, ठीक है, 1 1, रेड में 1 आ गया, तो दूसरे में क्या क्या हो सकता है, ब्लू में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। मतलब 6 केसेस, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब टोटल 6 केसेस आ सकता है ना? अभी 2 के लिए क्या होगा, अगर 2 होगा तो 2 के लिए भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 के लिए भी 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 केसेस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग 6 केसेस होगा, मतलब हर एक नंबर के लिए 6 केसेस होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 6 एक नंबर के लिए 6 केसेस होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग 6 केसेस। तो टोटल 6 नंबर है, 6 नंबर के लिए कितना होगा, इतना तो आपको गुणना, मतलब इतना तो आता ही होगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको, है ना? तो मतलब एक केसेस के लिए अगर साइमल्टेनियसली यहाँ पर 6 केसेस बन रहा है, तो 6 नंबर के लिए कितना बनेगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, है ना? तो वो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू कितना होता है, 36। टोटल 36 केसेस हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करते रहेंगे, तो आपको 36 केसेस आएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया हमें। टोटल कितना सेटिस्फाई कर रहा है, 5, मतलब 5 केसेस सेटिस्फाई कर रहा है आउट ऑफ 36 केस, टोटल 36 केसेस। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। बस इतना ही था। तो मान चलो ये हो गया सॉल्व। तो ये बेसिक एक सवाल था। इससे आगे अगर बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा और भी डिफिकल्ट होगा, ऐसे होते जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशनल, मतलब कंडीशनल केसेस वगैरह वो सब आ जाएगा, वो आएगा तो वहाँ पर बेस थ्योरम आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब और भी आगे अगर स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन वो सब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी अगर समझना है तो यही से शुरू हो सकता है। मतलब एक डाइस का समझाऊंगा तो उसमें क्या ही होगा, वो तो मतलब 6 डाइसेस है, मतलब इवन नंबर कितना है, 3 है, 3/6, ऑड नंबर कितना है, 3/6। ये तो बच्चा बच्चा भी कर लेगा, वो उसको प्रोबेबिलिटी समझने का कोशिश भी, मतलब ज़रूरत भी नहीं है, वो ऐसे लिख लेगा तो वो हो जाएगा। तो मतलब एटलीस्ट कुछ समझाने के लिए 2 डाइसेस या फिर 3 4 कॉइन्स वगैरह वो सब उतना तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए 2 डाइसेस लेकर हमने समझा दिया एक बेसिक केस। तो
इतना ही था, ये बहुत सिंपल है। आगे जाओगे तो और भी मतलब और भी आसान होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।